ज्योतिष विज्ञान हमारे प्राचीन भारतीय वेदांग में ज्योतिष को चक्षु कहा गया, नेत्र कहा गया। ज्योतिष के बगैर हमारे शास्त्रों में जो विधि विधान, कर्मकांड, औषधि विज्ञान से संबंधित बहुत सारी बातें, वह सब पूरी नहीं हो सकती। ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत समस्त आकाशमंडल में जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूम्रकेतु हैं, इतना लंबा विषय है कि उनको गिनाते गिनाते एक छोटी किताब बन जाएगी। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तरह का ज्योतिष नहीं होता। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट है, आकाशमंडल का, जो आंखों से देखकर, बड़े बड़े दूरवीक्षण यंत्रों से देखकर ग्रह कैसे किस प्रकार चल रहे हैं, कितनी दूर हैं यहाँ से, ये सब ग्रह लाघव ग्रंथ में, इनकी चालों के संबंध में, इनके वक्री ग्रह उल्टे भी हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा तो एक सी मार्गी स्थिति में हमेशा चलते हैं। राहु केतु सबसे प्रारंभिक काल में थे नहीं, काफी बाद में राहु केतु को ज्योतिष के अंतर्गत लिया गया। जब एक पौराणिक घटना हुई उसके अंतर्गत, तब पहले 7 ग्रह थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह पहले विद्यमान थे और इसके साथ फिर राहु केतु मिलने के बाद नवग्रह माने जाने लगे और उन पर ही सारा ज्योतिष विज्ञान, वरद पाराशर होराशास्त्र नाम के ग्रंथ में इसी प्रकार के नव उपग्रह बताए गए। आज उनके नाम बदल दिए हैं, वह सामने आए। वो बड़े चमत्कारी ग्रह हैं। इन ग्रहों में सबसे जल्दी चलने वाला चंद्रमा ग्रह माना गया है और उसके बाद सूर्य। दूसरे ग्रह मंगल भी उसी गति से चलते हैं, पर इनकी गति निश्चित है। वो कभी वक्री हो जाते हैं, कभी बुध, शुक्र, ये दोनों ग्रह सूर्य से 3 स्थान तक जा सकते हैं और पीछे रह सकते हैं, आगे रह सकते हैं। कुंडली को, जन्म कुंडली को देखने पर, आकाश का जो मैप है उसको देखने पर, यदि कुंडली के अंदर बुध और शुक्र चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर कहीं लिखे हों, 3 स्थान से आगे सूर्य समेत, तो वो कुंडली गलत है। ये मानना चाहिए, देखना चाहिए गहराई से। ये अब परम आवश्यक बात है। साधारण देवज्ञगण इस बात को नहीं जानते। वो चल रहे हैं, देख रहे हैं, अरे पहले कुंडली को देख तो लो, कहीं उस हिसाब लगाने वाले ज्योतिषी ने गलती तो नहीं कर दी, गणितज्ञ ने। तो भैया ज्योतिष, ये तो गणित से संबंधित बात आई। और इसके बाद एक फलित दर्शन होता है।
ज्योतिष के होरा, संगीता और स्कंद, ये 3 ग्रंथ हैं, 3 भाग हैं इस प्रकार। और इसके साथ ही ज्योतिष को कोई 25-30 तरह का ज्योतिष विज्ञान है। पाश्चात्य ज्योतिष अलग है, थोड़ा सा भिन्न है, कैलकुलेशन तो वही है। बहुत से व्यक्ति ज्योतिष को, गणित को तो ठीक मानते हैं, किंतु फलित को गलत कहते हैं, विश्वास नहीं रखते। कैसी बात है? जैसे चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में एक डायग्नोसिंग फैक्टर होता है। निदान किया गया, मरीज को देखा गया कौन सा मर्ज है, और उसके बाद दूसरा फैक्टर उसको कैसा मेडिसिन दिया जाए। कैसी बात है? ज्योतिष में क्यों नहीं माना जाता इस बात को? ग्रहजन्य प्रभाव से गणित के द्वारा मालूम हो गया कि ये ग्रह ऐसा उपद्रव कर रहा है और उसका उपाय नहीं हो सकता, उसका फल नहीं बताया जा सकता। 3 फैक्टर हुए। पहले उसका निकाला गया, गणित के द्वारा मालूम करा गया, उसके बाद उसका फल बताया गया, फल नहीं होता। फिर ऐसे मेडिकल साइंस का फायदा क्या कि वो उसका इलाज ना कर सके? तो भाई ऐसा मत करो। ज्योतिष का भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग फलित पर विश्वास नहीं करते हैं, गणित पर विश्वास करते हैं, पर अब धीरे धीरे आज हमारे पास ऐसा पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, एक नहीं हजारों व्यक्तियों के गणित की गणना के अनुसार जो फलित बताया गया वो बिल्कुल सत्य, 100% सत्य होता है। कभी भी गलत नहीं हो सकता। गणित ही गलत हो, वो टाइम ही गलत हो जो हमें दिया गया, वो जहाँ पैदा हुआ बच्चा, बम्बई में और दिल्ली में अंतर है। कलकत्ते में सूर्य 45 मिनट पहले उदय होता है और दिल्ली में 45 मिनट बाद, तो इस समय बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। इसलिए लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, अक्षांश, देशांश, ये सब हमें ज्योतिष विज्ञान के गणितज्ञ को देखना चाहिए। जो नहीं देखते हैं, बच्चा पैदा हुआ कलकत्ते में, बनारस में, और हम देख रहे हैं दिल्ली के पंचांग से, तो कैसे होगा भाई? ऐसे उसमें तो गलती आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा हुआ, अमेरिका में जो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा अंतर पड़ जाएगा। उसके हिसाब से ही जो जिस अक्षांश पर, देशांश पर वो उत्पन्न हुआ है, जो घटना घटी है, उसके संबंध में, खाली आदमी के संबंध में ही नहीं बता सकता ज्योतिष विज्ञान। नहीं, वो तो एक आवश्यक बात है, साधारण सी बात है। हम किसी राज्य के संबंध में, किसी देश के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी फैक्ट्री के संबंध में, किसी दुकान के संबंध में, इस समय इतने बज के इतने मिनट पर ये इसकी नींव डाली गई, उससे स्पष्ट हो जाएगा इसका रिजल्ट क्या होना है, परिणाम क्या होना है। इस कार्य को इस समय शुरू किया गया, ये बड़ी आवश्यक बात है और इतनी मार्मिक बात है, इतनी ज़ोरदार बात है कि हम किसी दुनिया की घटना को किसी प्रकार भी ज्योतिष के द्वारा, फलित के द्वारा, अंक विद्या के द्वारा, ज्योतिष विज्ञान के विभिन्न अंगों के द्वारा, ज्योतिष के अंग एक नहीं अनेकों हैं। मुखाकृति विज्ञान
किसी आदमी के संबंध में, उसकी आकृति देखकर, उसकी नाक कैसी है, उसका मुंह कैसा है, उसके होंठ कैसे हैं, उसके हाथ पैर कैसे हैं, उसकी गर्दन कैसी है, उसकी छाती कैसी है, सारे ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक शरीर विज्ञान के संबंध में। और मुखाकृति विज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, केवल इतने से चेहरे के संबंध में। उसकी भौं कैसी है, ये उसकी आंखें कैसी हैं, उसके ये ठोड़ी कैसी है, ये कपोल कैसे हैं, इस प्रकार एक माथा कैसा है, छोटा है बड़ा है, वो सब बातें बता रही हैं। चिन्ह कैसे, वो मुखाकृति विज्ञान के द्वारा अद्भुत बातें मालूम हो जाती हैं। आश्चर्य होगा आपको जब मैं कुछ आवश्यक बात बताऊंगा। जो जिन आदमियों की नाक ज़्यादा यहाँ से आगे के हिस्सा बड़ी होती है, मोटी होती है, ये नथने बड़े हों, वो विलासी होते हैं, ज़्यादा इसमें गलती होगी नहीं। और जो आदमी स्त्री पुरुष बात करते हुए जिनके कपोल में गड्ढा पड़ता हो, यहाँ पर इधर या इधर, वो बड़े छुपे रुस्तम होते हैं। उनकी की हुई गलतियाँ अधिकांश मालूम नहीं होती। ऐसी अजीब बातें हैं। तो बताइए कैसी अजीब बात है। जिनका पेट ऐसा हो, जिनकी टांगें ऐसी हो, मतलब ऐसा, जिनके कान कैसे हो, कान पर ही कलम तोड़ दी ऋषियों ने। इतनी ज़बरदस्त बात है। लंबे कान वाले ज़्यादा बुद्धिमान, लंबे बाह वाले भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, राम जी को विशाल बाहु कहा गया। घुटने तक जिनके पैर आए वो अधिकांश महापुरुषों के होते हैं। ऐसी अद्भुत बातें हमारे यहाँ। बच्चा पैदा होती ज्योतिष, वो विज्ञान गणित का अलग है, ये अलग चीज़ है अपने आप में। इतनी ज़बरदस्त बात है, कैसी लड़की से शादी करें। आपको लड़की देखनी आती है? नहीं, मेरे विचार से नहीं आती। ज्योतिष विज्ञान इसका फैसला करेगा। इसके पैर ऐसे हों। बादशाह बनना है, शादी भी एक नया जन्म है श्रीमान। बादशाह बनना है तो ऐसी लड़की से शादी करो जिसके हाथ पैर, मुंह, आँख, नाक, कान और उसके होठ ऐसे हों। देखिए, जिस स्त्री के ऊपर वाले दांत ज़्यादा लंबे हों, दिखाई देते हों, बाहर आते हों, मतलब बीच के दोनों दांत ऊपर वाले ज़्यादा लंबे हों, तो वो बहुत अधिवक्ता होगी, मतलब ज़्यादा बोलने वाली होगी। अब उपदेशक घर में लाना है तो ऐसी लड़की से शादी कर लेना। बोलती रहेगी और बस चक 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 चक, बताइए क्या करोगे। तो इसलिए सावधान रहिए। लड़की देखने गए हैं तो पहले वो देखिए। आप क्या करते हैं, बेटा चल के दिखाओ जरा, कहीं लंगड़ी तो नहीं है, बस इतना ही देखते हो। अब बेटा बोल कर दिखाओ, हकली तो नहीं है कहीं, क्या बात है, बस खत्म हो गई बात। नहीं, बहुत जरूरी बात है। हाथ से देखा विज्ञान अलग है, हाथ में भी पैर में भी। पहले राजा लोग, बड़े लोग जब शादी करते थे, देखते थे अपनी सीआईडी के रूप में एक दूती, एक लड़की भेज दी गई जो उनके यहाँ नौकरी कर ले, और वो उस लड़की के संबंध में सारी बातें अलग अलग मालूम कर ले। देखकर सारे, उसकी मालिश करेगी तो सारा शरीर देख लेगी, पता लग जाएगा क्या है। वो इस विज्ञान की उस्ताद होती थी जो ऐसी लड़कियां भेजी जाती थीं, जो वहाँ जाकर नौकरी करती थीं। और उस राजकन्या के संबंध में कोई अशुभ लक्षण है, किसी औरत के मुँह मूँछ होते हैं, दाढ़ी होती है, वो महाशुभ हैं, ठीक नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, पूरी तरह देखिए। कहीं शेव बना लिया हो उसने और उसके एक्चुअली मूँछ हों तो ऐसा आ जाती है बहुत सारे। आजकल वो आदमी की तरह के स्वभाव की स्त्री होगी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। जिनके होठ लाली लगाने से नहीं, लिपस्टिक लगाने से नहीं, नेचुरल नीचे वाला होठ बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला होठ छोटा होना चाहिए, और नेचुरल गुलाब की पंखड़ी की तरह लाली लिए हुए हो, वो लड़कियां ठीक हैं। इस प्रकार
ये देखा जाता है। जिन स्त्रियों के पैर के अंगूठे के बराबर वाली उंगली अंगूठे से बड़ी हो, उनकी उम्र ज़्यादा होगी, अपने पति से ज़्यादा होगी उनकी उम्र। ये इस प्रकार का हुआ है। देखिए, जिस स्त्री की सबसे छोटी उंगली अगर पैर सीधा रखने पर ज़रा सा उठती हो, ज़मीन में ना टिकती हो, वो स्वेच्छाचारिणी होगी। ये पक्की बात है बिल्कुल। जो मर्जी आएगी वो करेगी, किसी का कहना नहीं मानेगी। इसलिए उस लड़की को रिजेक्ट कर दीजिए, शादी नहीं करिए उसके साथ। करेंगे तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसकी मनमानी वो करने वाली होगी। इस प्रकार ऐसी बहुत सारी ऐसी है आदमी की, स्त्री पुरुष की पोल खुल जाती है। शरीर विज्ञान के अनुसार मैंने अपनी किताबों में पुरुष शरीर लक्षण के संबंध में लिखा है, और इसी प्रकार स्त्री शरीर लक्षण के संबंध में बड़े डिटेल से लिखा है। आपको कपड़े उतारने ही पड़ेंगे श्रीमान जी, अगर मेरी वो किताब पढ़ ली आपने तो संसार की विचित्र पुस्तक, अनंत रहस्यों की कुंजी, और इस प्रकार की बहुत सारी किताबें, 27 किताबें लिखी हैं। उसमें से ज्योतिष के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए ज़्यादा। लड़का देखा है, लड़का देख लिया, लड़का देखना नहीं आता आपको, ऐसे कैसे बात बनेगी? ज्योतिष की कुंडली बनानी नहीं आती, मतलब भाग्यशाली बनने के लिए कैसी लड़की से शादी करें जिसमें ऐसे ऐसे लक्षण हों, जिसका पैर का ऊपर का हिस्सा, जैसे ये उंगलियां हैं, ये टखने दिखाई ना देते हों, इधर उधर का हिस्सा मासल हो, कछुए की पीठ की तरह का पैर का ये हिस्सा, ये पैर समझ लीजिए, और पैर का ये हिस्सा उंगलियों से ऊपर वाला, और टांग शुरू होती है जहाँ से, उससे पहले वाला हिस्सा नसें पैर में ना दिखाई देती हों ऊपर तक। ये ध्यान रहे, जिन स्त्रियों की पैर की नस दिखाई ना देती हों वो ठीक हैं, काफ़ी अच्छी हैं। जिनके टखने ना दिखाई देते हों, इतना मासल चेहरा हो, जिनके हाथ आदमी स्त्री और पुरुष के मासल हों, सूखे हुए ना हों, वो भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, अच्छे होते हैं। इस प्रकार रेखा विज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ का कुछ मालूम हो सकता है, पहले ही मालूम हो जाएगा कि क्या बनेंगे ये ज़िंदगी में। मेरा नाम तेजस्विनी है और मैं पचकुइया रोड में रहती हूँ। जब हम यहाँ आए तो गुरुजी ने हमें ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया, जो इस प्रकार होती है। ये करने से पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगता है और हम ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। मैं जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो ज्ञान मुद्रा में बैठती हूँ तथा हर सुबह ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करती हूँ। इससे पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगता है और पढ़ाई बोझ भी नहीं लगती। ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करने के बाद मुझे पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लगा, वह मेरा पढ़ाई करते समय मेरा मन कहीं भागता नहीं था। मुझे ज्ञान मुद्रा से यही लाभ हुआ है। धन्यवाद।